वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये मामला है पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाके का, जहां पिछले कुछ दिनों में जो भारी बारिश हुई है उससे भूस्खलन और बाढ़ की एक ऐसी स्थिति बन गई है जिसने वहां जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जी बिल्कुल, स्थिति वाकई चिंताजनक बताई जा रही है। हाँ बिल्कुल, क्या असर पड़ा है लोगों पर, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुल सड़कें हैं उन पर। हाँ, और बचाव के क्या काम हो रहे हैं और आगे क्या चुनौतियां हैं, इस सब पर बात करेंगे। जी, लेकिन देखिए, शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये कोई आम बारिश नहीं थी। रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 24 घंटे की बारिश के बाद ही तबाही का मंजर था। कम से कम 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी और कई लोग लापता भी थे। जी, ये आंकड़े ही बताते हैं कि स्थिति कितनी भयावह थी। तो कहानी शुरू होती है लगातार मूसलाधार बारिश से। रिपोर्ट यही बताती है कि पिछले करीब 24 घंटे से जब ये रिपोर्ट बन रही थी, तब तक उत्तर बंगाल के पहाड़ी इलाकों में पानी थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। बिल्कुल, और देखिए, पहाड़ी इलाकों में जब इस तरह की बेहिसाब बारिश होती है तो नतीजे अक्सर बहुत विनाशकारी होते हैं। जैसा कि इस रिपोर्ट में भी साफ पता चल रहा है, ये सिर्फ पानी भरने की बात नहीं है। हाँ, इस बारिश ने बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन शुरू कर दिए। मिट्टी, चट्टानें खिसकने लगी। कई जगहों पर पुल या तो बह गए या ढह गए। ओहो। और जो निचले इलाके थे वहां जबरदस्त पानी भर गया। रिपोर्ट में जैसे तबाही का मंजर जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वो असल में उस भयावहता को दिखाते हैं जो लोगों ने झेली होगी। आम जनजीवन तो जैसे रुक ही गया था। ये जानना भी जरूरी है कि कौन कौन से इलाके थे जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। जी, रिपोर्ट में दार्जिलिंग का जिक्र है, मिरिक, करसियांग, सिलीगुड़ी। जी, और आसपास के दूसरे पहाड़ी इलाके भी। हाँ, ये सारे इलाके तो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिलहाल तो प्रकृति का प्रकोप झेल रहे थे। बिल्कुल, और इन इलाकों में जो नुकसान हुआ है उसका पैमाना वाकई दिल दहलाने वाला है। जैसा आपने कहा, रिपोर्ट के समय तक कम से कम 17 लोगों की जान जा चुकी थी। जी, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि ये शायद फाइनल आंकड़ा नहीं था। कई लोग लापता थे और प्रशासन को भी डर था कि जैसे जैसे मलबा हटेगा या दूर के इलाकों तक पहुंच बनेगी, संख्या बढ़ सकती है। हाँ, मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जिंदगियां हैं, परिवार हैं जो उजड़ गए। स्थिति की गंभीरता साफ दिखती है इससे। रिपोर्ट एक खास इलाके पर, दार्जिलिंग जिले के मिरिक क्षेत्र पर थोड़ा ज्यादा फोकस करती है। वहां बताया गया है कि अकेले मिरिक में ही भूस्खलन से 6 लोगों की मौत हुई। जी, ये दिखाता है कि कुछ इलाके शायद भूस्खलन के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील रहे होंगे या वहाँ बारिश की मार ज्यादा पड़ी होगी। बिल्कुल, और ये सिर्फ जान का नुकसान ही नहीं था, जो बुनियादी ढांचे पे असर पड़ा है वो भी बहुत गहरा है और इसका असर लंबे समय तक रहेगा। हाँ बिल्कुल, एक बहुत जरूरी उदाहरण रिपोर्ट में है मिरिक और करसियांग को जोड़ने वाला दुधिया आयरन ब्रिज। अच्छा, ये कोई छोटा मोटा पुल नहीं था, इलाके के लिए बहुत जरूरी लिंक था। रिपोर्ट कहती है कि ये पुल पूरी तरह ढह गया। ओह, पूरी तरह? जी, पूरी तरह। इसका सीधा मतलब है कि इन दो जगहों के बीच सड़क का संपर्क खत्म, बिल्कुल खत्म। लोगों का आना जाना, सामान की ढुलाई, सब कुछ रुक गया होगा। जाहिर है। और इतना ही नहीं, एक और बड़ा झटका लगा सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग को जोड़ने वाले मेन रास्ते स्टेट हाईवे 12 को। रिपोर्ट के मुताबिक इस हाईवे पर भी ट्रैफिक पूरी तरह बंद करना पड़ा। सोचिए जरा, दार्जिलिंग जैसी मशहूर जगह जाने का मुख्य रास्ता ही बंद। हाँ, इसका असर तो कई तरह से हुआ होगा। हाँ, पहला तो यही कि लोग जहां थे वहीं फंस गए। हाँ, रिपोर्ट में जिक्र है इसका। कई टूरिस्ट्स थे, स्थानीय लोग थे, सब अलग अलग जगहों पर अटके पड़े थे। जी, कनेक्टिविटी टूटने का ये सीधा नतीजा है। हाँ, और दूसरा असर सीधे सीधे टूरिज्म पर पड़ा। हाँ, जो इन इलाकों की इकोनॉमी की रीढ़ है। हाँ, दार्जिलिंग, मिरिक, करसियांग, ये सब तो बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। बिल्कुल, और रिपोर्ट बताती है कि वहां होटलों, गेस्ट हाउसों में पानी घुस गया। हाँ। भारी नुकसान हुआ। जाहिर है, ऐसे में टूरिज्म इंडस्ट्री तो ठप ही पड़ रही होगी ना। परिवहन के दूसरे साधन भी प्रभावित हुए, जैसे वो विश्व प्रसिद्ध टॉय ट्रेन है सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग वाली। हाँ, वो भी एक बड़ा आकर्षण है, उसकी सर्विस भी रोकनी पड़ी अस्थायी तौर पर। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर ये दिखाती हैं कि कैसे इस आपदा ने पूरे इलाके की रफ्तार रोक दी। और इन सब के ऊपर, जैसा कि ऐसी आपदाओं में होता ही है, बिजली सप्लाई, हाँ, उस पर भी बुरा असर पड़ा। हाँ, बिजली गुल। कई इलाकों में बिजली नहीं थी। इससे न सिर्फ आम लोगों को परेशानी हुई होगी, बल्कि कम्युनिकेशन,
बचाव कार्य सब में दिक्कतें आई होंगी। बिल्कुल सही। संपर्क टूट जाना, बिजली ना होना, लोगों का फंसा होना, ये सब मिलकर बचाव और राहत के काम को एक भयानक चुनौती बना देते हैं। कल्पना कीजिए उन बचाव दलों की, वो मदद के लिए निकलना चाहते हैं लेकिन रास्ते ही बंद है या इतने खतरनाक हैं कि आगे बढ़ना मुश्किल है। हाँ, तो बचाव कार्यों की बात करें, रिपोर्ट में बताया गया है कि एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राज्य की एसडीआरएफ टीमें, स्थानीय पुलिस जी, ये सब तुरंत एक्शन में आए। उनके प्रयासों को रिपोर्ट में युद्ध स्तर पर बताया गया है। ये शब्द ही अपने आप में बताता है कि कितनी तेजी और गंभीरता से काम करने की कोशिश हो रही थी। कोशिशें बेशक जोरदार थीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चुनौतियां पहाड़ जैसी थीं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती तो खुद मौसम था। रिपोर्ट के हिसाब से बारिश रुकी नहीं थी, लगातार जारी थी। ओह, इसका मतलब है भूस्खलन का खतरा बना हुआ था। नदियां उफान पर थीं, पहाड़ी रास्ते और भी ज्यादा फिसलन भरे और खतरनाक हो गए थे। ऐसे में तो मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाता होगा। बिल्कुल, भारी मशीनरी ले जाना या पैदल भी सुरक्षित पहुंचना बहुत मुश्किल था। और दूसरी बड़ी चुनौती, जैसा हमने कहा, टूटे हुए रास्ते और पुल। कई गांव या इलाके तो बिल्कुल कट गए थे। उन तक पहुंचना ही अपने आप में एक मिशन था। हाँ, और सिर्फ पहुंचना नहीं, उन तक राहत सामग्री पहुंचाना, खाना, पानी, दवाइयां, तिरपाल, ये सब एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज बन गया था। इन मुश्किल हालात में प्रशासन और सरकार का क्या कहना था? रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट है और प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद की जाएगी। जी, प्रशासन को राहत और पुनर्वास के काम में तेजी से जुटने का निर्देश दिया गया। और रिपोर्ट में ये भी था कि वो सोमवार को खुद स्थिति का जायजा लेने उत्तर बंगाल जाने वाली थीं। मुख्यमंत्री का खुद जाना ये दिखाता है कि राज्य सरकार इसे कितनी गंभीरता से ले रही थी। ऐसे दौरों से जमीनी हकीकत का अंदाजा लगता है और राहत कार्यों में तेजी भी आती है और लोगों को भी एक भरोसा मिलता है। हाँ, एक मनोवैज्ञानिक संबल मिलता है। केंद्र सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया था और केंद्र से हर जरूरी मदद का भरोसा दिया था। जी, और राष्ट्रपति ने भी जनहानि पर शोक व्यक्त किया था। बिल्कुल। इन उच्च स्तरीय प्रतिक्रियाओं के अलावा स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से कुछ जरूरी अपीलें की। ये ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी होती हैं। हाँ, जैसे सुरक्षा को लेकर लोगों से कहा गया कि नदी किनारे और जहां भूस्खलन का खतरा है, उन ढलानों से दूर रहें। हाँ, ये तो बहुत जरूरी सावधानी है। और दूसरी अपील थी अफवाहों को लेकर। ऐसी आपदाओं में अक्सर गलत खबरें तेजी से फैलती हैं, जिससे पैनिक बढ़ता है। हाँ, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो प्रशासन ने लोगों से कहा कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, सिर्फ सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। सही बात है। अफवाहें स्थिति को और बिगाड़ सकती हैं। अच्छा, एक और बात थी रिपोर्ट में, बिजली सप्लाई बहाल करने की कोशिशें। जी, बताया गया कि बिजली विभाग की टीमें काम कर रही थीं। हालांकि खराब मौसम और टूटे रास्तों के कारण इसमें भी काफी मुश्किलें आ रही होंगी। जाहिर है। लेकिन ये बुनियादी सेवाएं, खासकर बिजली और कम्युनिकेशन, इनकी बहाली बचाव और राहत के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी आम लोगों के लिए। तो ये तो हुई बात कि क्या हुआ, क्या असर पड़ा और क्या कदम उठाए जा रहे थे। लेकिन जो सबसे चिंताजनक सवाल है वो ये कि आगे क्या स्थिति सुधरने की उम्मीद थी या और बिगड़ने की? रिपोर्ट के अनुसार आगे का नजरिया क्या था? देखिए, जब रिपोर्ट जारी हुई उस वक्त मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था वो बिल्कुल भी राहत देने वाला नहीं था, बल्कि चिंता बढ़ाने वाला था। अच्छा, क्या था पूर्वानुमान? पूर्वानुमान ये था कि अगले 24 घंटों तक भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। ओहो, मतलब और बारिश। जी, और इसका सीधा मतलब था कि स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।